नमस्कार साथियों। क्या संसद मूल अधिकारों को छीनने की शक्ति रखती है या क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है? या क्या संसद जो कुछ संशोधन करती है संविधान में, संविधान अमेंडमेंट करती है आर्टिकल 368 में, वो भी लॉ समझा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के पास कानून के रिव्यू पावर में उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी रिव्यू करने की पावर है? इन क्वेश्चंस का आंसर जानना हो तो हमें जाना पड़ता है आईसी गोलकनाथ के मामले में। आपने खूब सुना होगा संविधान में गोलकनाथ का मामला 1967 का ये मामला है। क्या था आईसी गोलकनाथ का मामला? क्या कुछ इस मामले में हुआ था? पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था उस समय? कौन थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस? क्या कुछ फैसला आया था और इस फैसले का प्रभाव भारत की राजनीति और संविधान में क्या पड़ा? क्यों महत्वपूर्ण है आईसी गोलकनाथ का जजमेंट हम सब के लिए और क्यों स्टूडेंट्स के अलावा हर एक भारतवासी को भी इस जजमेंट को जानना और समझना चाहिए? आइए आज करते हैं इस वीडियो में पड़ताल केस का किस्सा में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके लिए आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला। 1967 का ये केस है। शुरू करते हैं। तो 1960 के दशक में भारत में लैंड रिफॉर्म्स यानी कि भूमि सुधार तेजी से लागू किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है बड़े जमींदारों की जमीन सीमित कर देना और किसानों को जमीन का अधिकार देना। पंजाब में पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट 1953 और पेप्सू टेनेंसी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 1955 लागू कर दिए गए हैं। इन कानूनों के तहत बड़े भूमि स्वामियों की जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा सकती है। पंजाब का एक बड़ा किसान परिवार है, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। इनके पास 500 एकड़ से ज्यादा जमीन है। जब भूमि सीमा कानून लागू कर दिए गए तो उनकी जमीन का बड़ा हिस्सा सरकार ने ले लिया। गोलकनाथ परिवार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है। उन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन का ये कानून हमारे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला है। उन्होंने विशेष रूप से राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 13(1) का हवाला दिया। लेकिन समस्या केवल भूमि कानूनों की तो नहीं थी। यह मामला सीधे संसद की अमेंडिंग पावर यानी कि संविधान संशोधन की शक्ति को चुनौती देने वाला था। लिए चलता हूं आपको पॉलिटिकल सिनेरियो में। 1960 के दशक के भारत में समाजवादी आर्थिक नीतियां यानी कि सोशलिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज लागू की जा रही थी। सरकार लगातार संविधान में संशोधन कर रही थी। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 आ ही गया था। फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 एक बड़ा संशोधन था और सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1964 लागू हो चुका था। इन अमेंडमेंट्स के माध्यम से कई भूमि सुधार कानूनों को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था ताकि उन्हें जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। संविधान की जो नवी अनुसूची है दोस्तों, जिसे 9th शेड्यूल कहा जाता है, ये 1951 में ही संविधान में जोड़ दिया गया था। संविधान की यह नवी अनुसूची सरकार के लिए एक लॉकर की तरह थी, क्योंकि सरकार जो कोई कानून बनाकर इस 9th शेड्यूल में डाल देती थी, साफ साफ ये कह दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू नहीं कर सकती। मतलब सरकार के पास मनमाने ढंग का कानून बनाने और उसको लागू करने की असीमित शक्ति इस समय तक आ गई थी 9th शेड्यूल यानी कि नवी अनुसूची के माध्यम से। अब सवाल उठने लगा था कि क्या संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की असीम शक्ति है? क्या संसद मनमाने ढंग से कोई भी कानून बना सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला गया तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठे। पहला प्रश्न ये था, क्या संसद आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, संशोधित कर सकती है? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है और आर्टिकल 13 के परव्यू में आता है? तीसरा प्रश्न ये था, क्या संसद मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है या सीमित कर सकती है? विद्वान न्यायाधीशों की बेंच बैठी। 11 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित कर दी गई। चीफ जस्टिस थे के सुब्बा राव। जो अन्य न्यायाधीश थे उनमें थे जे.एम. शिलत, के.एस. हेगड़े, सी.ए. वैद्यलिंगम, जे.सी. शाह, एस.एम. सीकरी, आर.एस. बच्छावत, वी. रामास्वामी, जी.के. मित्तर, पी.बी. गजेंद्र गढ़कर और ए.के. सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने 6 बनाम 5 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कहा, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। संसद फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। साथ ही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ है और आर्टिकल 13 के परव्यू में आती है। इसीलिए अगर कोई संविधान संशोधन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो अवैध हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत दिया। इसका मतलब था कि पहले से किए गए संविधान संशोधन अब वैध रहेंगे, लेकिन भविष्य में संसद फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकेगी, संशोधित नहीं कर सकेगी। ये फैसला भारतीय संविधान ही नहीं,
भारत के भविष्य के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार ऐसे फैसलों से लगातार आहत हो रही थी। 1971 में इस जजमेंट के जवाब में, इस जजमेंट को उलटने के लिए 2 संविधान संशोधन आ गए, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 24वें जो संविधान संशोधन है, इसका उद्देश्य था संसद को स्पष्ट रूप से यह शक्ति देना कि वह फंडामेंटल राइट सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 368 में संशोधन कर दिया गया और साथ ही यह स्पष्ट लिख दिया गया, पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। मतलब संशोधन करके साथ में यह बात जोड़ दी गई कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन की शक्ति है और साथ ही मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आर्टिकल 368 के तहत अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके, संशोधन करके सरकार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है तो ये आर्टिकल 13 के परव्यू में लॉ कहलाएगा, विधि। इसका मतलब है कि अगर संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जाता है, वॉयलेट किया जाता है, तो वो अमेंडमेंट यानी संशोधन शून्य घोषित किया जा सकता है आर्टिकल 13 में। सरकार ने क्या किया, आर्टिकल 13 में ही सब आर्टिकल 4 जुड़वा दिया और कहा कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन होते हैं वो लॉ नहीं है। इसके साथ ही 25वां संविधान संशोधन भी कर दिया गया। इस संशोधन का उद्देश्य था राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को सीमित कर देना और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शक्तिशाली बना देना। आर्टिकल 13(1) में बदलाव कर दिया गया। इसमें पहले अगर सरकार किसी की प्रॉपर्टी लेती थी तो उसे कंपनसेशन यानी मुआवजा देना पड़ता था। 25वें संविधान संशोधन ने शब्द को बदल दिया, कंपनसेशन हटा दिया और वहां अमाउंट लिख दिया। इसका मतलब यह था कि सरकार को मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनसेशन देना अब जरूरी नहीं है, एक रकम देकर सरकार किसी की संपत्ति पर कब्जा कर सकती है। साथ ही आर्टिकल 31C संविधान में जोड़ दिया गया। आपकी जानकारी के लिए 25वें संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आर्टिकल 31C है, जिसमें यह लिख दिया गया कि अगर कोई कानून आर्टिकल 39B और 39C के तहत डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति के निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया जाए तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो संविधान के आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 इनमें से किसी अधिकार का उल्लंघन करने वाली है। जुडिशियल रिव्यू को सीमित करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, यही वो मामला है जिसके बाद भारत के इतिहास में जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट का एक अंतहीन संघर्ष शुरू हो गया, जिसे आगे जाकर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में लगाम लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह संघर्ष फिर भी रुकता हुआ नहीं मालूम पड़ता और संविधान संशोधन जारी रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी लगातार आते रहते हैं। क्या आप केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला जानना चाहते हैं? क्या हुआ था इस मामले में? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि सर केशवानंद भारती का केस भी लेकर आइए। और अगर आज गोलकनाथ के केस को आपने अलग ही नजरिए से समझा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, थम्स अप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है वैदिक शिक्षा एप्लीकेशन का, वहां जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन का एक कंप्लीट लेक्चर आपको वहां मिलेगा। लगभग 140 घंटों में मैंने संविधान पढ़ाया, समझाया है, आसान शब्दों में, कहानियों के माध्यम से। और अगर आप ऑफलाइन सेंटर में आकर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंदौर आना होगा। 6262624121 पे संपर्क कीजिए किसी भी तरह की बात पूछने के लिए। व्हाट्सएप करना है, कॉल करने से बचना है, क्योंकि कॉल का जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं आप लोगों के। व्हाट्सएप कीजिए, 24 घंटे में आपको रिप्लाई आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए। जय हिंद।